चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएड, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो चाहे सीटेट की हो, बिल्कुल ये सेशन उन्हीं के लिए है। तो जल्दी से आकर के जुड़ जाइएगा, ठीक है। और एक बार चेक करके बताइए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। और फ्राइडे को जो हमने क्लास किया था वो अधूरे रह गए थे, उसी को आज हमको कंप्लीट करने हैं। फिर ये स्किनर का पूरा जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्किनर का ही था ना, पॉलन का हो गया था क्या? ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सभी बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन में आए थे क्या अपन? ठीक, बना भी लिए थे, फिर भी एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नाम याद होना बहुत जरूरी है। बार बार जितना बार आप करोगे ना, उतना आपका क्या होगा, पूरा माइंड में सभी का नाम क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्योंकि ना ये 4-5 नाम ऐसे ही कि कितनों भी आप लोग याद करो ना, इधर का उधर, इधर का उधर, स्किनर का था, पॉलन का था, किसका था, ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 30 है, ये लास्ट रहेगा फिर, ठीक है। आज का जो स्किनर का सिद्धांत रहेगा वो लास्ट रहेगा। निम्न में से स्किनर के क्रियाप्रसूत अनुबंधन का नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नाम बोला गया है, ठीक है। सिद्धांत का नाम नहीं है, वो आपको बताना है। सक्रिय, कार्यात्मक, अनुकूलित अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, नैमित्तिक अनुबंधन की एस टाइप सिद्धांत। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है, बताइए। हाँ बिल्कुल सर जी, मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको, भूल जाती हूँ, ठीक है। चलिए, आज एकदम याद से डलवा दूंगी। बताइए अब कौन सा होगा। नहीं है पूछा गया है ना, ठीक है। नहीं है पूछा गया है, तो कौन कौन सा नहीं है। तो देखो, स्किनर के जब हम क्या करते हैं, नाम देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, तो एक तो ये सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहलाता है, कार्यात्मक भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अनुकूलित बोलते हैं क्या? नहीं। ये किसका सिद्धांत का नाम है भाई? ये देखो, भूल गए, याद करें कौन सा याद। हाँ, पॉलन का, ठीक है। अनुबंधन दिया है, अनुकूलित अनुबंधन। अनुकूलित अनुक्रिया किनका है? तो ये भी किनका रहेगा, ये भी किनका है, पॉलन का है। ये दोनों जो है वो किनका है, पॉलन का है, अभी बता रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद नैमित्तिक, ये भी किनका है, नैमित्तिक साधनात्मक किनका है, स्किनर का। एस टाइप किनका है, स्टिमुलस। स्टिमुलस से क्या याद रखना है, घंटी। स्टिमुलस से क्या याद रखना है, घंटी। और घंटी मतलब कौन याद आ रहा है, पॉलन याद आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये भी है क्या? नहीं है। ये भी किससे संबंधित है, पॉलन से। तो जे के ये तो हमारा किनका हो जाएगा, स्किनर का। लेकिन इसमें नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, LMO। दिया है क्या, LMO? बिल्कुल दिया है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, कौन कौन डी आंसर लगा रहे, देखो सी भी आ रहा है कई लोगों का। कहां से सी होगा भाई, नहीं है दिया गया है। चलिए एक बार और इसको क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं, ठीक। भले पचर्रा पड़ जाए लेकिन करना अच्छा है। सबसे पहले हमने क्या देखे थे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखे थे, ठीक है। थॉर्नडाइक का, उसके बाद हमने क्या देखा था, पॉलन का सिद्धांत देखा था। उसके बाद हमने किनका देखा था, स्किनर का, ठीक है। स्किनर। चलिए भाई, नाम याद करते जाना है सभी को। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं, थॉर्नडाइक में क्या याद रखना है, तो इसके सिद्धांत का ही क्या नाम है, प्रयास एवं त्रुटि। बोलते हैं कि नहीं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कि प्रयास करते करते अचानक से त्रुटि भी होती है, और प्रयास करते करते अचानक से उससे काम भी क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम था, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं भूल एवं प्रयास, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल। क्या बोलते हैं, प्रयत्न एवं भूल। ये सब प्रयास, भूल, प्रयत्न, ये सब जो है वो सेम ही है ना। देखो ना भाई, भूल मतलब त्रुटि होती, प्रयत्न मतलब प्रयास ही होता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल। और क्या बोल सकते हैं, बता सकते हो आप लोग, ठीक। उसके बाद याद आ रहा है मुझे, एस और आर थ्योरी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस और आर थ्योरी बोलते हैं। जिसमें एस जो है वो किसका काम कर रहा था, स्टिमुलस का। एस मीन्स क्या हो जाएगा, स्टिमुलस, और आर मीन्स क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आर और एस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उद्दीपक। क्या बोलते हैं भाई, उद्दीपक, ठीक है। तो याद करने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है। और रिस्पॉन्स मीन्स क्या हो जाएगा,
अनुक्रिया। रिस्पॉन्स मीन्स क्या होगा? अनुक्रिया। अब देखो यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोल देते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? संबंधवाद का सिद्धांत भी बोल देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या बन जाता है? एक संबंध बन जाता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद इसको और क्या बोलते हैं? तो बार बार वो क्रिया करते रहता है, तब कहीं जा करके उसको क्या मिलता है? उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बार बार उसी क्रिया को वो दोहरा रहा है, तो इसी को आवृत्ति का सिद्धांत भी बोला जाता है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए किसके संबंध में? तो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसके संबंध में, ठीक है। याद करने वाली जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थॉर्नडाइक की खुद उसके सिद्धांत का प्रयास एवं त्रुटि नाम है। इसी को हम प्रश्न एवं भूल भी बोलते हैं, SR थ्योरी भी बोलते हैं। अब S का फुल फॉर्म लिखते जाना है। S मीन्स स्टिमुलस, R मीन्स रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को उद्दीपक बोलते हैं, रिस्पॉन्स को अनुक्रिया, तो इसी को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी हम बोल देते हैं। दोनों के बीच में संबंध है तो संबंधवाद का सिद्धांत बोल देते हैं। दोनों के बीच में एक संयोजन स्थापित हो रहा है तो संयोजनवाद का भी सिद्धांत बोल देना है। और बार बार वहां पे बिल्ली जो है वो अभ्यास करती रहती है, बार बार वो क्रिया को दोहराती रहती है, इसी कारण हम उसको आवृत्ति का भी सिद्धांत बोल देते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है किनका? पाउलॉन का। तो इतना याद रहेगा, कंफर्म है सभी को? चलिए अब देखते हैं पाउलॉन के सिद्धांत का क्या क्या नाम है भाई, ठीक। चलिए सबसे पहले बताइए पाउलॉन को क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंधन। अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। और अनुबंधन के जनक अगर आपको पूछे तो कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? पाउलॉन को मानना है। आंख बंद करके अनुबंधन के जनक किनको मानना है? पाउलॉन को। पूछा गया था एक बार अनुबंधन के जनक कौन है, तो बताने की जरूरत है क्या? क्योंकि अनुबंधन सिद्धांत ही किन्होंने दिए? पाउलॉन ने दिए नहीं भाई, तो वही तो होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुबंधन भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? या इस हाँ, उद्दीपक अनुबंधन आपको याद रखना है। उद्दीपक अनुक्रिया बोलेगा तो किनका आ जाएगा? थॉर्नडाइक का। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक, उद्दीपक अनुबंधन आ जाएगा तो किनका हो जाएगा? वो पाउलॉन का हो जाएगा, ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया, उसके बाद आपको और याद रखना है एक और, अनुकूलित अनुबंधन। अनुकूलित क्या आ जाएगा? अनुबंधन। अनुकूलित अनुबंधन, ठीक है। इसी को और क्या बोलते हैं? तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि शास्त्रीय मतलब क्या होता है इंग्लिश में? क्लासिकल, ठीक है। तो इसी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको लिख, हाँ बिल्कुल, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और क्या बोलते हैं? हाँ वेरी गुड। और इसको हम क्या बोलेंगे? एस टाइप थ्योरी। और एस बोलने का क्या मतलब है? यहाँ से स्टिमुलस को याद रखना है। और स्टिमुलस मतलब क्या? घंटी। स्टिमुलस मतलब क्या? घंटी याद आना चाहिए कि घंटी बजते ही मुंह से क्या आ रहा है? लाल आ रहा है, मतलब वहां पे मैंने क्या स्थापित कर दिया है? एक बॉन्ड स्थापित कर दिया है। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? एस टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। तो इतना याद रहेगा पाउलॉन के सिद्धांत का, ठीक है। याद रहेगा सभी को? बताएंगे जल्दी से? हाँ वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं स्किनर का। तो स्किनर ने सबसे पहले तो इसका जो क्या है सिद्धांत है उसका नाम क्या है? क्रिया प्रसूत। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत, क्रिया को करना, क्रिया प्रसूत, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। उसके बाद इसका और नाम क्या है भाई? देख लेते हैं, ठीक। क्रिया प्रसूत क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? कार्य तो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कार्यात्मक सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन बोलते हैं क्या? ये क्या हो रहा है यार? कार्यात्मक अनुबंधन बोलेंगे ना, तो अनुबंधन से सिर्फ आप लोगों को पाउलॉन की तरफ नहीं जाना है। देखो इसी कारण मैंने कहा ना कि नाम सेम सेम लगेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आपको की पॉइंट अनुबंधन पकड़ना तो जरूर है, लेकिन शास्त्रीय हम इसको बोलेंगे अनुकूलित में अनुक्रिया दिखना चाहिए, उद्दीपक में अनुबंधन दिखना चाहिए, अनुकूलित में भी अनुबंधन दिखना चाहिए, तब वो किनका होगा? पाउलॉन का होगा। लेकिन उसके बाद कार्यात्मक आ रहा है तो नाम यहाँ पे की पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि काम करवाने पर कौन जोर देता है?
स्किनर जोड़ देता है। तो वहां पे क्रिया, ठीक है, कार्यात्मक, इसी को हम और क्या बोल देते हैं, क्रियात्मक भी बोल देते हैं क्या, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक भी बोलते हैं, ठीक है। और हम किसी काम के उद्देश्य से करते हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए करते हैं, तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, साधनात्मक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधनात्मक भी बोलते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसी को नैमित्तिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैमित्तिक। ठीक, और क्या बोलते हैं, आर टाइप थ्योरी। और कुछ बच गया है क्या, इसी को हम आर आर थ्योरी भी बोलेंगे। क्यों आर आर थ्योरी बोलेंगे, क्योंकि एक जो आर है वो किसका काम कर रहा है, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और जो एक आर है वो किसका काम कर रहा है, रिस्पॉन्स का। जैसे ही मुझे क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, तो मैं क्या करते जा रहा हूँ, रिस्पॉन्स करते जा रहा हूँ, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, इसी को हम आर टाइप थ्योरी भी बोलते हैं। आर बोलने का मतलब है रीइंफोर्समेंट। तो इतना आपको यहाँ से मोटा मोटा याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए गुड, तो याद रहेगा सभी को। देखो एक बार फिर से हमने क्या कर दिया, इसको रिवाइज कर दिया। उसके बाद जैसे ही हम कोहलर का पढ़ेंगे ना, फिर से इसको रिवाइज करते जाएंगे, तभी ये दिमाग में बैठेगा। जितना ज्यादा होता है ना, देखो रिवाइज करने का यही तरीका होता है, भले वो पचर्रा पड़ जाए, बार बार देखो, ताकि ना सोते भी रहो ना, अनकॉन्शियस माइंड में वो आपके आते रहे कि अरे यार ये तो इसका नाम है। अगर मैं पूछ दूं, आपका पूरा नींद पड़ा रहेगा, चलो बताओ यहाँ पे अनुकूलित अनुक्रिया किन्होंने दिया था, तो याद आना चाहिए मैम ये तो पॉलोन का है करके। कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉलोन का था, स्किनर का था कि किनका था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, तो याद रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आज हमको क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक है 31वां। बताना है आपको कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आज अच्छे क्वेश्चन है ना, एकदम नए क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अच्छे व्यवहार के लिए पुनर्बलन देने पर बल देता है। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है कि यह सिद्धांत कार्यों के परिणामों की शीघ्र जानकारी देने पर बल देता है। चलिए बताना है आप क्या आंसर लगा रहे हैं, बार बार रिपीट करना है, ठीक है, बिल्कुल, ताकि आपको पूरा माइंड में क्या हो जाए, छपा जाए। और क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के आने ही आने, देखना ना, गारंटी दे रही हूं मैं, नाम तो पूछे ही जाते हैं, तो बिल्कुल याद कर लेना भाई। इसको देख लेना आप लोग, कोई भी प्रीवियस ईयर निकाल के देखना, हर साल यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ से जो आप लोग पढ़ते हो व्यवहारवाद, वहां से आएंगे ही आएंगे, ठीक। चलिए, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन अच्छे व्यवहार के लिए पुनर्बलन देने पर क्या करता है, बिल्कुल कि जब हम देखो हमारा क्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाया रहता है, क्रिया करने का जो हमारी क्या है, ठीक, कैपेसिटी है वो स्टार्ट हो जाए रहती, मतलब हम यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिए रहते। हमको जरूरत किनकी होती है, पुनर्बलन की। अगर हमको पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो हमारी काम करने की स्पीड कैसे रहेगी, धीमी रहेगी। लेकिन जैसे ही हमको पुनर्बलन दिया जाता है, दुगनी रफ्तार से हम काम करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी है, देखना कि कुछ जो मनोवैज्ञानिक है, दोनों में पावलोन के सिद्धांत और जो स्किनर के सिद्धांत है, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अभी है वैसी क्वेश्चन, और आ भी सकता है ना, नया पैटर्न का क्वेश्चन है, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन अच्छे व्यवहार के लिए पुनर्बलन देने पर बल देता है, बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है क्या, नहीं करता, ये सबकी अपेक्षाओं को देखता है, ये सबके ऊपर है, ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सबके ऊपर ये लागू होता है, किसी की उपेक्षा नहीं करेगा। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है, और यह सिद्धांत कार्यों के परिणामों की शीघ्र जानकारी देने पर भी क्या करता है, बल देता है। वही तो है ना कि आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप रीइंफोर्समेंट देते हो, फिर आपको मतलब आपकी जो गति है वो दुगनी हो जाती है, और उस दुगनी रफ्तार से आपको परिणाम भी मिलते हैं उतनी जल्दी से, ठीक है। लेकिन सोचो अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता तो आप वहां पे अपनी सीखने की गति को वही धीमी गति से ही सीख पाते, ऐसा था। चलिए, प्रतिवादित व्यवहार स्किनर द्वारा बताए गए व्यवहारों में से एक है। क्रिया प्रसूत व्यवहार को ऑपरेंट बिहेवियर भी कहते हैं। पुनर्बलन अधिगम को मजबूत करता है कि यह सिद्धांत गणित एवं भाषा शिक्षण में उपयोगी नहीं है। यहाँ पे प्रतिवादित बोलने का मतलब है लक्ष्य, ठीक है, अब समझ गए। लक्ष्य व्यवहार बोलने का मतलब है कि हम अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ क्रिया करते जा रहे हैं, ठीक है,
कुछ न कुछ हम क्रिया करेंगे जिसको हमसे मतलब जिससे हमको क्या मिलती जाएगी, रीइंफोर्स मिलती जाएंगी, फिर हमारे लक्ष्य के प्रति हम और तेजी गति से क्रिया करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो आंसर है इसके लिए सही हो जाएगा। चलिए ए आ रहा है ऑनलाइन वालों को, आप लोग ए होगा, ठीक। प्रतिवादित लक्ष्य व्यवहार स्किनर द्वारा बताया गया व्यवहारों में से एक है, बिल्कुल सही है कि हम अपने लक्ष्य के लिए ही करते हैं जो भी व्यवहार करते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार को ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं, एकदम सही है, अभी जस्ट हमने देखा, ठीक है। इसी को ऑपरेंट बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। पुनर्बलन अधिगम को मजबूत करता है, बिल्कुल सही है, और यह सिद्धांत गणित एवं भाषा शिक्षण में उपयोगी नहीं है बोला गया, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे जो निगेटिव क्या है उसको हम स्टेटमेंट को क्या करना है, गलत करना है। तो KLM किसमें दिया है, ए में, तो क्या हो जाएगा इसका, ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डबल टाइप हो गया है क्या, हाँ। चलिए, क्रियाओं पर विशेष जोर कौन से मनोवैज्ञानिक देते हैं, ठीक। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था अदर स्टेट में, बताना है कोहलर, पॉलन, थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है। तो इसके सिद्धांत का ही नाम है भाई, क्या नाम है, एक तो वो अपने सिद्धांत को कार्यात्मक भी बोलते हैं, एक तो अपने सिद्धांत को वो क्या बोलते हैं, क्रियात्मक भी बोलते हैं। तो क्रिया करना, काम करना, इसके सिद्धांत का ही नाम है। तो सबसे ज्यादा काम करने पर जोर कौन देते हैं, तो आपको याद रखना है स्किनर को, ठीक है। हालांकि सभी बिहेवियरिज्म है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई काम करने पर जोर देता है तो वो कौन देंगे, स्किनर देंगे। अनुबंधन पर जोर कौन देता है कि किसी भी काम को करने के लिए हम एक अनुबंधन के माध्यम से बन जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे, वो पॉलर हो जाएंगे, ठीक। ये तो गेस्टाल्टवाद हो जाएंगे। और थॉर्नडाइक जो है वो उद्दीपक और अनुक्रिया पर, ठीक है। जब तक हम सामने वाले को उद्दीपक नहीं देंगे, ठीक है, तब तक वो काम नहीं करेगा, ये मानते हैं, ठीक। तो देखो ये दोनों में ना अंतर है बहुत ज्यादा। चलिए मैं आगे और बताऊंगी, क्वेश्चन है उसमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्रिया करते रहना चाहिए तथा बालक को पुनर्बलन देते रहना चाहिए, क्रिया करने की गति में और अधिक तीव्रता आ जाती है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत, अनुबंधन, गेस्टाल्टवाद, RS, ठीक है। अब इसी को मैंने, चलिए इसका आंसर बताइए। अब इसी को मैं एक और ऑप्शन दे रही हूं आप लोगों को, ठीक है। ये कहाँ, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, यहाँ पे दिया ना, कौन से मनोवैज्ञानिक का मानना है, मनोवैज्ञानिक का मानना है, ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और एक में दे दिया यहाँ पे पॉलन, एक में दे दिया यहाँ पे स्किनर, एक में दे दिया आपको थॉर्नडाइक, और एक में दे दिया कोहलर। अब बताना है आपको कौन से मनोवैज्ञानिक आएंगे, ठीक है। दोनों कौन आ जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और स्किनर ने क्या दिया था, तो क्रिया प्रसूत, तो बिल्कुल स्किनर भाई साहब बोलते हैं कि क्रिया करते रहनी चाहिए, क्योंकि देखो बालक जो है वो क्रिया करना स्टार्ट कर चुका होता है, ठीक है। आप लोग ने देखा भी होगा कि जैसे स्किनर ने चूहे को पिंजरे में बंद किया था, उछल कूद कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो उछल कूद जो था उसके लिए ऐसे ही था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको लीवर दबती है, भोजन प्राप्त होता है, तब उसको ये समझ में आ गया कि जैसे ही लीवर में पैर दबा, मेरा भोजन मिल रहा है, मतलब अब मैं और क्रिया करूंगा। अब वो किसके लिए क्रिया कर रहा है, भोजन के लिए। अब उसकी क्रिया की स्पीड जो है वो कितनी हो गई, दुगनी हो गई, ठीक है। तो यही चीज है कि पहले ये क्रिया पर ही जोर देता है, पहले से ही क्रिया करवा लेता है, और उसके बाद वो बोलता है अब देखो मैं इसकी क्रिया की स्पीड को कैसे दुगनी गति से कर देता हूं, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे। और वो दुगनी गति कौन है, दुगनी गति करने वाला क्या, उस चीज का नाम क्या है, पुनर्बलन नाम है, ठीक है। कौन बोलेंगे ये, तो आपको याद रखना है स्किनर। चलिए देखते हैं स्किनर के प्रयोग का सही क्रम कौन सा है, बताना है भाई। भोजन, लीवर दबाना, उछल कूद करना, पुनर्बलन, उछल कूद, लीवर दबना, भोजन अनुक्रिया सुदृढ़ होना, लीवर दबना, उछल कूद करना, भोजन के पुनर्बलन, कि भोजन, उछल कूद, पुनर्बलन, लीवर दबाना, बताइए। देखो अब तो मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कंप्यूटर में भी आते हैं कि अगर आपको जैसे MS ऑफिस में काम करना है तो उसको कैसे कैसे ओपन करोगे। तो देखो ये पूरा ना हमारे जो प्रयोग पर आधारित है। पहले क्या होता था, हम रट के भी जाते थे ना, तब भी इजिली तरीके से हम निकाल सकते थे एग्जाम को। लेकिन अभी का एग्जाम ऐसा है कि आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आप कितनों भी पढ़े रहोगे कोई मतलब नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी अभी के एग्जाम में, चाहे आप गणित पढ़े हो, अंग्रेजी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहा है यार। गणित में देखा करो ना,
आपको बीज गणित कैसे बनाना है उसका पूरा क्रम दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा। आपको जैसे लघुत्तम से वहां पढ़ते हैं एलसीएम निकालना है, क्रम से निकालो, क्या क्या क्रम आते हैं, पहले आप उसे जो क्या है गुणनखंड करोगे कि ये करोगे, ऐसे पूरा क्रम में देखियो ना, प्रीवियस ईयर देख लेना, अभी आप लोग एग्जाम देते होंगे मैथ्स का, तो ऐसे पूरा पूछा जाता है। पहले क्या होता था, क्वेश्चन पढ़ते थे 2-3 मिनट में हमको बनाना होता था, ठीक है, लेकिन अब उसको उसी को हमको पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि दिमाग लगाना पड़ता है यार, कि पहले अगर मैं क्वेश्चन बनाया था तो कैसे टाइप का बनाया था, ठीक, तो वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सीडीपी में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो। अगर ये चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, नहीं निकलेगा एग्जाम। लिख के दे रही हूं मैं, क्योंकि अभी का एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही पूरा हो गया है, ठीक है, तो हर चीज में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। नहीं आ रहा है, अगर लगता है आपको कि हम पुराने क्वेश्चन में ही फंसे हुए, तो बिल्कुल आप लोग बोलिए कि मैम यहाँ पे नए कर सकते हो, सर यहाँ पे आप नए करवा सकते हो, अभी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करवाइए, है ना, तभी आप लोगों को कहीं जा करके वहां पे क्लियर होगा। पहले आप लोग मैथ से भी पढ़ रहे हो ना, तो मैथ के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल्स से अब कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल्स का देखते हो ना, हालांकि बनाना सीखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना आपका नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हो, क्योंकि आपको पूरा क्या पता है, उसका रूल्स पता है, क्रम पता है ना, तो जब तक वो पता नहीं रहेगा तो पहले आप लोग ये सब चीज को फॉलो करो। जैसे आप लोग परसेंटेज भी पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज में क्या होता है, 100 लिखने से क्या होता है, 1/100 क्या होता है, 1 बराबर क्या होता है, ये सबका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कहीं जाकर के पूरा आप लोग न्यूमेरिकल्स को बनाइए, तब कहीं जाकर के आपका जो एग्जाम है पूरा परसेंटेज का तब क्लियर होगा, ठीक। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। कैसे अटक गया है, कैसे अटक गया है जी, बंद हो गया है क्या, ठीक, आया समझ में। चलिए, तो देखो यहाँ पे अब स्टोरी हमने देखा था, आज तक ऐसा कभी पूछा गया था क्या इतिहास में, बताओ, कि पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया उसको क्रम में जमाओ, स्किनर ने जो पूछा उसको क्रम में जमाओ, नहीं पूछा गया। उसको जानना है कि आपको पूरा स्टोरी पता है कि नहीं, कि आपने पूरा रट के आ गया है सिद्धांत के सिर्फ नामों को, या उन्हें किस पे प्रयोग किया था, कौन कौन व्यवहारवादी कहलाते, आपने सिर्फ उसको रट के आ गया, कि आपको स्टोरी के भी बारे में पता है कि किसने किसने क्या क्या प्रयोग किया। तो पूरा प्रॉपर स्टोरी को आप लोगों को सबने क्या कहा, किस पर क्या किए हैं, प्रयोग किए, ये सबको अच्छे से जानना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो स्टोरी हमने सुन ली है, हमको पता है क्रम में भी जमा सकते हैं। तो सबसे पहले उसको भोजन मिला था क्या, नहीं मिला था, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा भाई। अब देखो, हाँ, उछल कूद जरूर किया था चूहे ने, क्योंकि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, तो चूहे ने सबसे पहले क्या किया था, उछल कूद जरूर किया था, मतलब यही इसका क्या है, क्रिया था, यही इसका क्या था, क्रिया था। लेकिन वो क्रिया कैसा था, वेस्ट था, ऐसे ही वो एवी ही क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, ठीक है। अब अचानक से उछल कूद करते करते लीवर दब गया, तो ये भी तो सही है ना, ठीक है, उछल कूद करते करते अचानक से क्या, लीवर दब गया, लीवर दबने से भोजन की आटे की गोली आ गई, और जैसे ही आटे की गोली आई तो उनका जो अनुक्रिया है वो सुदृढ़ हो गया। अब उसको पता चल गया कि मुझे अब क्रिया करनी है, तो क्यों करनी है, पहले उसको नहीं पता था कि मैं वेस्ट ही क्रिया कर रहा था, वो ऐसे ही उछल कूद कर रहा था, लेकिन अब उस भोजन मिलने के बाद, भोजन किसका काम कर रहा था, पुनर्बलन का काम कर रहा था, तो भोजन मिलने के बाद अब जो इसकी क्रिया है वो क्या रहेगा, सुदृढ़ हो गया, कि अब मुझे भोजन के लिए क्या करना है, क्रिया करना है। अब दुगनी गति से वो क्या करेगा, क्रिया करेगा, दुगनी गति से वो क्या करेगा, उछल कूद करेगा, ठीक है। तो यही तो ये दिख रहा है मुझे सही क्रम में, क्योंकि देखो यहाँ पे लीवर दबना है तो आएगा ही नहीं, भोजन तो पहले मिलेगा ही नहीं, तो बिल्कुल बी ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, निम्न घटनाओं को क्रम में लगाइए, लगाइए तो हाँ, अभी 2-3 क्वेश्चन बस हुआ है भाई, ठीक है। 30वां क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, तो आप लोग थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है, फिर अभी लेकिन लाइव रहिए। चलिए, बाद में आप लोग रिवर्स करके देख लीजिएगा। 30वां क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, ये स्किनर का लास्ट डे रहेगा आज, उसके बाद कल से हम कोहलर कोफ्फा को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाइए, बताइए। इसमें भी ये ऑप्शन आ रहा है कि सबका, वर्ग 3 वालों के लिए साइंस की क्लास होगी भाई, सबके लिए होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, चूहे का सक्रिय हो, देखो पुनर्भरण प्राप्त होना ये तो बाद में होगा, लीवर भी बाद में दबेगा, सबसे पहले तो चूहा जो है वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया बोलने का मतलब है, मतलब सक्रिय बोलने का मतलब है कि वो क्रिया कर रहा है। अब क्रिया कर रहा है तो कैसे, अब उसको पुनर्बलन देंगे कि लीवर पहले दबेगा, ठीक
ठीक है। तो पहले लीवर दबेगा, उसके बाद उसको भोजन मिलेगी और वही जो भोजन है वो पुनर्बलन का काम करेगी। और जैसे ही उसको भोजन मिलती है तो सही अनुक्रिया उसको पता चल जाती है कि अब मुझे क्रिया करनी है तो क्यों करनी है। अब उसकी क्रिया करने की गति की स्पीड जो है वो 4 गुना तेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, दूसरा, पहला, हाँ ठीक, तो ए ही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए गुड। स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व कौन कौन से है, चलिए बताइए। शिक्षा में हम इसको क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा पूछा गया है। बच्चों को क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। अनुक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आकृतिकरण रूप निर्धारण क्रमिक सन्निकट विधि है जिसमें बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। क्रिया का संबंध अनुबंधन को माना गया। बताइए, तो ये सब जो है वो इसको रट लेना ना, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब हम स्किनर ने व्यवहारवादी उन्होंने व्यवहार पर क्या किए थे, चूहे के प्रयोग किए थे, तो उन्होंने ये भी बताया था कि हम बच्चों के साथ हम इसको क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक में हम इसके बच्चों की शिक्षा के लिए हम उसको क्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है, बच्चों को क्रिया के अनुसार सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो, सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि अगर हम बच्चों को काम दे रहे हैं, ठीक है, आपने उसको क्या दे दिया, तो आपने उसका टेस्ट लिया भाई। ठीक है, बच्चे ने टेस्ट दिया, 10 नंबर का आप टेस्ट ले लिए। ठीक, अब उसके बाद टेस्ट लेने के बाद वो बच्चा 10 में 10 पा गया, आपने सिर्फ क्या दे दिया, उसको राइट दे दिया, पुनर्बलन नहीं दिया। ठीक, तो उसके काम करने की कोई गति या स्पीड मतलब बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। यार मैं 10 में 10 पा रहा हूं तब भी मैम मुझे ना गुड दे रही है, ना शाबाश बेटा बोल रही, कुछ नहीं। लेकिन वहीं पे आप उसको गुड, वेरी गुड ऐसा पुनर्बलन दे दो, शाबाश बेटा बहुत अच्छा तुमने किया। ठीक है, तो वहां पे ये क्या करेगा, उसकी जो गति है वो और तीव्र हो जाएगी कि और नेक्स्ट वाला जो टेस्ट रहेगा उसमें मैं और 10 में 10 लाऊंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे जैसा कोई ला ही नहीं सकता, सब में मैं क्लास को पीछे छोड़ूंगा, मतलब छोड़ूंगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि अभी जो टेस्ट दिए है उसका जो पुनर्बलन है आपने कितना घंटा बाद, 2 घंटे बाद दे रहे हो, खाना छुट्टी हुआ तब, हाँ बेटा तुमने टेस्ट अच्छा दिलाया था। तो पुनर्बलन का कोई मतलब है क्या? नहीं। वो खुद सोचेगा भाई जितना टाइम देना था उतना टाइम नहीं दिए, अब क्या मतलब आपको पुनर्बलन देने का। तो वही है कि अगर आप बच्चों को काम दे रहे हो, ठीक है, क्रिया करवा रहे हो, और कोई भी अगर उन्होंने काम किया तो कोई भी अगर आप पुनर्बलन दे रहे हो, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, उसको आपको तुरंत देना है। कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका पुनर्बलन देने का। तो ये एकदम सही है। तो बच्चों में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, स्किनर का ही तभी तो चूहे पर उन्होंने किया था प्रयोग। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अपेक्षित व्यवहारगत बोलने का मतलब है कि आप उनके व्यवहार में क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। मैंने बताया था ना कि नकारात्मक, जैसे कोई बच्चा जो है वो जिद्दी हो गया है, चोरी करना स्टार्ट कर दे, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है। क्या करोगे आप? अब सकारात्मक पुनर्बलन से नहीं मार रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, नकारात्मक पुनर्बलन देना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसको आप क्या करो, दंड दो, जो भी करो, मारो पीटो डांटो, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसके व्यवहार में चेंजेस ला सकते हो। तो ये भी एकदम सही है। अनुक्रमित अनुदेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है बिल्कुल, कि बच्चों को आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर क्या करना है, पढ़ाना है। टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ाना है पाठ्यक्रम को, ना कि सीधा एक साथ पढ़ाना है। हर टुकड़े को तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहे हो तो हर टुकड़े में आप लोगों को क्या देना है, पुनर्बलन देते जाना है कि हाँ बेटा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। फिर आपने इसमें पढ़ाया, जैसे इसमें कुछ सीखने में कमी रही होगी, चलो कोई बात नहीं है, इसको हम बाद में सीख लेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो हर टुकड़ों में आपको पढ़ाना है, पाठ्यक्रम को पढ़ाना है, और हर टुकड़ों में आपको जब भी उनको सिखा रहे हो पुनर्बलन देनी है। आकृतिकरण रूप निर्धारण, अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है? क्रमिक सन्निकट विधि है जिसमें बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। क्या है ये, कोई बता सकता है? बताओ क्या हो सकता है? आकृतिकरण दिया है, रूप निर्धारण दिया है, क्या है, क्या हो सकता है बताइए। मुझे वॉटसन का एक कथन याद आ रहा है इसको देख के, और किसको याद आ रहा है बताओ तो, वॉटसन का एक कथन।
हाँ, मुझे एक शिशु दे दो, क्या दे दो, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, चाहे तो मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, लुचक्का, डाकू वाकू कुछ भी बना सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। ऐसा कौन बोलते हैं? वॉटसन। तो देखो ये जो है कहीं ना कहीं इस पर भी अप्लाई हो रहा है। आकृतिकरण बोलने का मतलब है कि देखो यार, बच्चे जो है वो मिट्टी के लोंदे के समान होता है, ठीक है। उसको बनाना और बिगाड़ना किसके ऊपर होता है? खुद हमारे ऊपर होता है। बच्चा है भाई, आप जिस माहौल में रखोगे वैसे ही सीखेगा। अगर आप बोल रहे हो ना कि मेरा बच्चा बहुत बिगड़ गया है करके, तो बिगड़ गया है या तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, या तो वो बाहरी वातावरण को देख करके, सीख करके या करके वो क्या हुआ है, बिगड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा पहले से सीख करके कुछ आया रहता है बेटा, बताओ पेट के अंदर कुछ सीख के आया है क्या? नहीं, वो तो जो भी है यही आकर के सीखेगा ना भाई, ठीक है। तो वही है, यही बोलते हैं वाटसन भाई साहब कि मुझे क्या दे दो, नवजात शिशु दे दो, उसको चाहे तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। तो वही है कि बच्चा एक लोंदे के समान होता है, चाहे आप उसको सुंदर आकृति दे करके कोई मटका बना सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, कुछ भी, वो आपके ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्किनर का सिद्धांत है, इसी पर आधारित है। आकृतिकरण, बच्चे को हम आकृति दे सकते हैं जैसा मन चाहे, पुनर्बलन के माध्यम से, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन के माध्यम से उनको रूप निर्धारण आप कर सकते हो। कोई बच्चा अगर बिगड़ गया उसको सुधारने में, कोई बच्चा अगर सीधा साधा, उसको आपको कैसे बनाना है, कोई बच्चे को आपको कैसे बनाना है, ये सब जो है आप क्या कर सकते हो, इस स्किनर के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। और सब खेल जो है वो किसका है, पुनर्बलन का। इसी के माध्यम से आप सारी चीजें बच्चों से क्या कर सकते हो, करवा सकते हो। लालची होते हैं बच्चे, आप जो करोगे वो करेंगे, ठीक है। आप जैसे उनको बनाना चाहोगे वैसे ही वो बनेंगे, तो यही चीज होती है। तो बिल्कुल ये भी एकदम सही आंसर होगा। चलिए, क्रिया का संबंध अनुबंधन को माना गया है क्या? ये किन से संबंधित है? हाँ, ऐसे ही आप लोगों को वहां पे एलिमिनेशन लगाना है, वो पावलोन से संबंधित है। पावलोन ने क्रिया का अनुबंधन को क्या माना है, सक्रिय माना है कि अगर हमारे पास क्या रहेगा, कोई भी स्टिमुलस रहेगा, तो स्टिमुलस के माध्यम से हम बिल्कुल काम को कर सकते हैं, बॉन्डिंग बन जाती है, उसको देख के ही लालच आना स्टार्ट हो जाता है। ये पावलोन बोलेंगे। अनुबंधन का इससे कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, इसका नाता सिर्फ और सिर्फ किससे है, तो पुनर्बलन से है। तो यहाँ पे पांचवा जो है वो गलत हो जाएगा। अब बताओ किनका सही आया है? ठीक, 1 2 3 4 यही सही है क्या? ठीक, तो आया समझ में। ये सबको याद रखना है ना, स्किनर के जो सिद्धांत है बच्चों पर कैसे लागू होता है, उनकी शिक्षा पर कैसे लागू होता है, हम कैसे कैसे उसको लागू कर सकते हैं, हम एक बच्चे को कैसे बना सकते हैं, ये सब जो है वो एक पुनर्बलन का, एक रीइंफोर्समेंट का क्या है, काम है। चलिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कूट चुनिए। अनुक्रमित अनुदेशन स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है, एकदम सही है। आकृतिकरण में व्यवहार परिवर्तन हेतु धीरे धीरे पुनर्बलन आप दे सकते हो, बिल्कुल। अभी जस्ट बताया ना कि बच्चे को जो भी बनाना है आप बनाओगे इसको, ठीक है, आप बनाओगे। इसको चोर बनाना है, चोरों के साथ ले जा करके छोड़ दो। इसको पुलिस बनाना है, पुलिस के घर ले जा करके छोड़ दो। वो बिल्कुल इसका जो माइंड सेट है वो वैसे ही काम करना स्टार्ट कर देगा। एक बच्चा, आप लोग देखते होंगे जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पुलिस के घर में पैदा हुए रहते हैं। एक को चोर जो है वो, डाकू जो है वो उठा के ले जाता है, ठीक है। तो ये जो बच्चा है, हालांकि बच्चा तो पुलिस का ही है ना, लेकिन वो चोरों के साथ रहकर क्या बन गया, अब चोरी करना सीख गया, डाकू वाला काम सीख गया। लेकिन ये तो अपने पापा के साथ रहकर पुलिस बन गया ना भाई। तो वही है, माहौल का काम होता है। बच्चे तो दोनों के दोनों पुलिस के थे, लेकिन एक को क्या बन गए, चोर बन गए। क्यों? क्योंकि माहौल का काम है वो, ठीक। तो यही चीज है, वे वाटसन भाई साहब एकदम सही बोलते हैं। आकृतिकरण यही होता है। सकारात्मक पुनर्बलन से प्राणी क्रिया को दोहराता है, बिल्कुल सही है। और नकारात्मक पुनर्बलन से प्राणी क्रिया को बार बार दोहराता है क्या? नहीं, बल्कि वो क्रिया को करने में वो हो जाती है, सुस्ती आ जाती है उनमें, नहीं यार नहीं कर सकता अब मैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक। तो यहाँ पे एन को गलत कर दो, फिर इसमें भी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नीचे पुनर्बलन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो उचित नहीं है उसको पहचानना है। चलिए पहचानिए कौन सा उचित नहीं है। भोजन, पानी और पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। दंड और डांटना नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है। पुनर्बलन अधिगम को प्रभावित करता नहीं करता, कि आकृतिकरण और रूप निर्धारण में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है, बताइए। और सीधा आपको आकृतिकरण ही दे दिया जा रहेगा ना, यहाँ पे बच्चों का आकृतिकरण ऐसे नहीं दिया जा रहेगा। तो आपको वहां पे समझ जाना है कि हमको बच्चों को ही बनाना है, बच्चों का आकार को, उसके रूप निर्धारण करना है, ठीक है। चलिए, हाँ गुड मॉर्निंग भाई, बताएंगे चलिए आंसर जल्दी।
हाँ बिल्कुल ठीक। तो देखो, भोजन पानी पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये हमको नहीं मिलेंगे काम कर पाओगे क्या? ये हमको नहीं मिलेंगे काम कर पाओगे क्या? पुरस्कार हमको नहीं मिलेंगे तो उस चीज को आप बार बार करना पसंद करोगे क्या? नहीं। एक बच्चा ठीक है कि अगर उसको स्कूल में पुरस्कार देते ना, हर साल पहला आने की कोशिश करता है, हर साल आप लोग देखना कि कुछ कुछ स्कूल में अटेंडेंस पर भी पुरस्कार दिया जाता है, 100% उपस्थिति पर। ठीक है, मेरी दीदी की बेटी है, वो एक भी दिन कहीं नहीं जाती थी क्योंकि उसको हर साल पुरस्कार मिलता था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो लड़की अभी 10वीं में है, पहली से लेकर के 10वीं तक उसको हर साल पुरस्कार मिला है 100% उपस्थिति के लिए। वो मेरे यहाँ मेला भी देखने के लिए आती थी ना, राजीव मेला देखने के लिए, तब भी वो ना संडे के दिन वाला दिन चुनती थी और सुबह सुबह एकदम चली जाती, नहीं मौसी मुझे ना पुरस्कार चाहिए, है ना, मुझे पुरस्कार मिलता है कि मैं हर दिन आती हूँ, तो किसी को नहीं मिलता लेकिन मुझे मिलता है। तो यही है, ठीक है। तो यही है कि अगर आप उसको क्या देते हो, पुरस्कार देते हो, तो उस काम को वो बार बार करेगी और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी वैसे करते हैं ना, तो यही होता है। ठीक, तो पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है, एकदम सही है जी। ये तीनों चीजें हमको मिलती है बार बार, तो उस काम को हम बार बार करेंगे, स्पीड गति से करेंगे। दंड और डांटना नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण है, एकदम सही है। पुनर्बलन अधिगम को प्रभावित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। आकृतिकरण को और रूप निर्धारण में पुनर्बलन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, और नहीं है वाला पूछा गया है क्या इसमें, है ना, ठीक। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एम और एन किस में दिया है, एम और एन सी में दिया है, तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। और देखो रजनी जी के बेटे को भी मिला है, ठीक। तो वही है, बच्चे को आप पुनर्बलन दो ना यार, काम करवाना है तो ठीक, बिल्कुल आपके काम को वो क्या करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे भी मिला है, कहा थे यहाँ लक्ष्मी जी है, ठीक। चलिए, बधाई हो लक्ष्मी जी आपको भी, ठीक। कथनों को पढ़कर विचार करना है। सतत पुनर्बलन में प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन दिया जाता है, आंशिक पुनर्बलन में हर क्रिया पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता। प्रत्येक सवाल हल करने पर प्रशंसा करना सतत पुनर्बलन का उदाहरण है, कि कुछ सवालों पर ही प्रशंसा करना सतत पुनर्बलन का उदाहरण है। दोनों पुनर्बलन को मैंने बताया था ना, एक हम बच्चों को दो टाइप से क्या दे सकते हैं, पुनर्बलन, एक हम उसको सतत दे सकते हैं और एक हम उसको कैसे दे सकते हैं, आंशिक दे सकते हैं। सतत बोलने का मतलब है कि हर चीज में आप पुनर्बलन दे रहे हो, हर चीज में, ठीक है, तो वहां पे पुनर्बलन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। एकदम छोटे छोटे काम में भी आप दे रहे हो तो वहां पे नहीं रह जाती। आंशिक बोलने का मतलब है कि जैसे आज आपने दे दिए, उसके बाद वहीं पे और काम करा, उसमें मत दो, कल दे दो, ठीक है। तो आंशिक बोलने का मतलब है पार्शियल, पार्शियल बोलने का मतलब है कि आपको पार्ट पार्ट में उसको क्या देते रहना है, पुनर्बलन। एकदम लगातार पचर्रा टाइप से सतत पुनर्बलन नहीं दे रहे हैं, उन लोग भी पचरा जाएंगे, अरे यार गुड बेड ये तो हर दिन का है, इसमें नया क्या है, ठीक है, ऐसे उन लोग भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होता है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि सतत पुनर्बलन में प्रत्येक क्रिया पर पुनर्बलन देनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल सतत में प्रत्येक क्रिया पर दे रहा हूं ना भाई, पचर्रा वाला पुनर्बलन कहलाएगा ये। आंशिक पुनर्बलन में हर क्रिया पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक सवाल हल करने पर प्रशंसा करना सतत पुनर्बलन का उदाहरण है, बताइए, सही है। और कुछ सवालों पर ही प्रशंसा करना सतत पुनर्बलन कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, KLM। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शास्त्रीय अनुबंधन तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है, ये देखो अब आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। दोनों में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो एकदम ध्यान से देखना, प्रश्न को पढ़ना और इसका आंसर करना। शास्त्रीय में निष्क्रिय तथा क्रिया प्रसूत में सक्रिय रहता है, दोनों में सक्रिय रहता है कि कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस देखते हैं। चलो बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो अभी तक जहां तक आपने समझे हैं शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में, ठीक है, तो बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि ना कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कभी कभी। चलिए क्या आंसर आ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन वालों का, नहीं पता, बता सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो बन जाएगा। देखो ना मैंने क्या कहा था, शास्त्रीय अनुबंधन को याद करिए। अच्छा ये बताओ, शास्त्रीय अनुबंधन में जो कुत्ता है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किए थे, ये पावलॉन का है, ठीक है, ये किनका है, पावलॉन का है, और ये किनका हो जाएगा, स्किनर का, ठीक। अब ये बताओ कि जब इन्होंने कुत्ते पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कुत्ता जो है वो काम कर रहा था क्या, कुछ सक्रिय था क्या, कुछ बताओ तो, स्टोरी जान गए हो ना भाई,
सक्रिय था क्या बताओ, काम कर रहा था क्या बताओ, कुत्ता कुछ कर रहा था? भाई काम कहाँ कर रहा था यार, कुत्ता यार, वो तो गली का कुत्ता है, घर का कुत्ता है, वो जैसा था वैसा कर रहा था, ठीक। लेकिन इस स्किनर ने चूहे को क्या किया था, बंद किया था, चूहे को क्या किया था, बंद किया था। वो क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था कि नहीं, मतलब कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है वो, कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। यहाँ पे कुत्ता जो है वो कैसे रहेंगे, सक्रिय नहीं रहेंगे, लेकिन ये क्या रहेगी, सक्रिय रहेगी। समझ पा रहे हो? इन्होंने कुत्ता को जबरदस्ती क्या किया था, अनुबंधन में बांधा था, जबरदस्ती, काम नहीं करते हुए भी उसको क्या करवा दिया, स्टिमुलस के माध्यम से काम करवा दिया, ठीक है। लेकिन इन्होंने काम करते हुए की पुनर्बलन दे करके उसकी काम करने की गति को और दुगनी कर दिया, ठीक है, और बार बार उससे काम करवाते रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो कुत्ता काम नहीं करते हुए भी घंटी की आवाज सुन करके लात टपका दिया। समझ पा रहे हो? इसमें काम कहाँ कर रहे हैं यार, वो तो बेचारा बैठा था, बस घंटी बजा बजा के, खाना दे दे के, उसको लालच दे दे करके आपने उसको अनुबंधन बना करके उसको काम दिया ना, है ना भाई। अब इसमें तो वो पहले से उछल कूद कर रहा था, मैं पिंजरे से निकल जाऊं करके, जैसे ही खाना मिला पिंजरे से निकलने का उसको मन ही नहीं हुआ, क्योंकि वहीं से उसको क्या आ रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है। अब बताओ यहाँ पे, अब देखो दोनों में क्या दिया है, दोनों में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है, दोनों में निष्क्रिय है क्या, नहीं, निष्क्रिय किसमें है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में वो निष्क्रिय रहता है, काम कुछ नहीं करता रहता, लेकिन वो क्या करता है, खाना ला करके घंटी बजा बजा करके उनको एक बॉन्डिंग स्थापित कर देता है, जिससे कि अब घंटी के आवाज से ही कुत्ता जो है वो क्या टपकाएगा, लात टपकाएगा। तो ये जो है वो कैसे रहेगा, निष्क्रिय क्रिया रहेगा। इसमें जो क्या रहेंगे, अधिगम करता रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। कैसे रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। लेकिन इसमें पहले से ही जो अधिगम करता है वो कैसे रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। बस हमको उसको काम और कैसे करवाना है ये हमारे ऊपर होता है, हम उसको बस पुनर्बलन देते जाते हैं। और इसमें हम क्या देते जाते हैं, एक बंधन के माध्यम से उसको बांध देते हैं, ठीक है, काम नहीं करते रहता उसको। तो देखो यहाँ पे दिया है, दोनों में अधिगमकर्ता निष्क्रिय नहीं रहेगा, क्योंकि एक में सक्रिय है। शास्त्रीय में निष्क्रिय तथा क्रिया प्रसूत में सक्रिय रहता है। अब कौन सा सही होगा, यही सही दिख रहा है ना। देखो शास्त्रीय में कैसा रहेगा, निष्क्रिय रहेगा। कुत्ता कुछ भी काम नहीं कर रहा था यार, कुछ काम नहीं कर रहा था, ठीक है, काम हमने उसको करवा दिया अनुबंधन के माध्यम से। लेकिन बिल्ली जो है वो सक्रिय थी, काम कर रही थी, भले उसकी काम करने की गति कैसी थी, धीमी थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ काम कर रही थी, ठीक है। चूहा जो है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा था, ठीक है। दोनों में सक्रिय नहीं रहता, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा। आया समझ में, ठीक। तो दोनों को ऐसे आप लोगों को कंपैरिजन करना, और है इसमें कंपैरिजन, ठीक है। हाँ चलिए फिर देखते हैं। अब देखो इसी में एक चीज और आप लोगों को बता देती हूं, इसमें सक्रिय है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो है वो एक अनैच्छिक क्रिया होगी। कैसे होगी, अनैच्छिक क्रिया होगी। कैसे अनैच्छिक क्रिया होगी, ये जो है वो शैक्षिक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, शैक्षिक क्रिया होगी। अब देखो, अरे यार शैक्षिक बोल दी, अनैच्छिक मीन्स क्या होता है, मतलब हमारी ऐसी फिजिकल क्रियाएं जो हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं होता। हमारी ऐसी शारीरिक क्रिया जो हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। जैसे हृदय की गति, जैसे सांस लेना, रोक सकते हो क्या सांस को, हृदय की गति को रोक सकते हो क्या, पाचन क्रिया को रोक सकते हो क्या, आंख लिपलिपाना को रोक सकते हो क्या, नहीं। तो ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। और इसमें पूरा शैक्षिक क्रिया होगा, इसको हम स्वायत्त क्रिया भी बोलते हैं, स्वायत्त, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होगा। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलने का मतलब है जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ में जो हमारा मेरुरज्जु जुड़ा होता है, जो हमको कोई भी काम करने के लिए क्या देता है, पहले इंफॉर्मेशन देता है कि मैं काम करूं कि नहीं करूं। अब गर्म पानी रख दिया, ठीक है, हाथ को डुबा रही हूं, तो आप लोग थोड़ी ना डुबाओगे भाई, जबरदस्ती माइंड जो है वो क्लिक कर देगा, अरे गर्म पानी है मत डुबा, ठीक है। तो ये क्या है आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा, ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होगा। और ये क्या होगा, अनैच्छिक होगा। सेम दोनों में यही जो है वो क्या होगा, लागू होगा कि जो शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया है उसमें जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, अनैच्छिक होगी। भाई आपने सिर्फ घंटी बजा करके कुत्ते के मुंह से लार, अच्छा लार आना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है,
अनैच्छिक है ना भाई। लार आने को आप लोग रोक सकते हो क्या? इमली ला के मैं यहीं पे लालच दिखा दिखा के खा रही हूँ तो आपके मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? रोक सकोगे क्या? नहीं रोक सकोगे। तो वहां पे घंटी बजा करके उस मुंह से आप लोग लाल ला रहे हो, मतलब ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यहाँ पे काम करेगा। अनैच्छिक क्रिया काम करेगी जिसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। और इसमें क्या काम करेगा? इसमें हम अपने मन से काम कर सकते हैं। जैसे चाहेगी तो बिल्ली, उनको पुनर्बलन मिल रहा है, वो उनका काम, सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे, काम करना है तो करेगा, नहीं भी करेगा तो क्या हिच कर लोगे यार? ठीक है, काम करवा सकते हो आप पुनर्बलन देके। अगर नहीं कर रहा है तो क्या हिच कर लोगे? अब बैठ गया, मुझे नहीं करना है करके, चूहा जो है वो बिल्ली ही याद आ जाता है मुझे। ठीक है, चूहा जो है वो बैठ गया, ले का कर बेत कर, नहीं करो काम, काज कर डरो, बता, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसमें उसमें जो है वो अनैच्छिक क्रिया करेगा वो, लेकिन इसमें जो है वो अपने मन से करेगा। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। अभी है क्वेश्चन देखना, चलिए देखते हैं। पहले उद्दीपक फिर प्रतिक्रिया किससे संबंधित है तथा पहले प्रतिक्रिया फिर पुनर्बलन किससे संबंधित है? बताना है भाई। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है अब, क्योंकि दोनों को आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल हेमलता जी, ठीक है। हाँ टॉम एंड जेरी वाला, ठीक है। काम कर मेरी मर्जी, मैं काम करूं चाहे मत करूं, तो किनका है? क्रिया प्रसूत का है। लेकिन जबरदस्ती आप उनके मुंह से लाड टपकवा रहे हो, अनैच्छिक क्रिया करवा रहे हो, वो किससे संबंधित है? अनुबंधन से संबंधित है, पावर लॉ से संबंधित है। दोनों को याद रखना, ये सब की पॉइंट को याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये सब थ्योरी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा ना, तो एमसीक्यू क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हो ताकि अगर थ्योरी क्लास में छूट जा रहा है ये सब चीजें, तो आपको यहाँ पे अपने जो कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसमें नोट करके रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या, जब आप एग्जाम टाइम जाते हो 1-2 महीना पहले, आपको क्या करने का, रिवीजन करने का क्या आता है, काम आता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्यू पॉइंट है ना, छोटे छोटे, जब लगता है आपको कि मैं भूल जाऊंगा, तो ये सबको आप लोग नोट करके रखिएगा अपने कॉपी में। चलिए, पहले उद्दीपक फिर प्रतिक्रिया। अब बताओ, पहले उद्दीपक फिर प्रतिक्रिया कौन करता है? कौन सा सिद्धांत है बताओ? शास्त्रीय अनुबंधन है भाई। पहले उद्दीपक का काम कौन कर रहा है? स्टिमुलस का काम कौन कर रहा है? घंटी कर रहा है। और घंटी को सुनते ही मुंह में लार आना, मतलब ये किसके मुंह में लार आया था? कुत्ते का। कुत्ते मतलब कौन? पावलान। और पावलान मतलब कौन? शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, वही जो है वो दूसरा क्या बोला गया है? पहले प्रतिक्रिया फिर पुनर्बलन। तो देखो, पहले प्रतिक्रिया कौन कर रहा था? चूहा। चूहे ने पहले प्रतिक्रिया किया, उसके बाद उसको पुनर्बलन मिली, तो काम को और दुगनी गति से सीख गया। तो पहला क्या आ जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन, और दूसरा क्या आ जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक, तो ऐसे बना लोगे क्वेश्चन को। चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है भाई। किनका आंसर ए आया है? बिसेन जी का ए कैसे आया है? अरे भाई, वहां पे क्या पूछा गया है? देखो कैसे गलत आंसर लगा रहे हो। क्रिया प्रसूत कहां से? पहले उद्दीपन। उद्दीपन मीन्स क्या होता है? स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स घंटी। घंटी बजाया, लाड टपका। किनका है? पावलॉन का है, कुत्ते पर किया था, शास्त्रीय अनुबंधन बोलेंगे। लेकिन पहले प्रतिक्रिया किन्होंने किया? अब भी जस्ट मैंने बताया, पहले चूहे ने क्रिया किया, उसके बाद उसको पुनर्बलन मिला, तो किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, चलिए। शास्त्रीय अनुबंधन किस नियम पर आधारित है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, हाँ मतलब बताना है कि शास्त्रीय अनुबंधन किस नियम पर आधारित है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस नियम पर, बताइए। चलिए, इसको भी आप लोग बना सकते हो। बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना, बताई हूं मैं, यहाँ पे जो कीवर्ड है ना उसको बताई भी हूँ बीच में, नोट नहीं करते हो ना, इसी कारण भूल जाते हो आप लोग। ओरली में बता देती हूँ, तो ये सब चीज को ना आप लोगों को याद रखना है। चलिए बताइए क्या आंसर हो सकता है, पढ़ो, एकदम सब इंपॉर्टेंट है। नहीं ये सब वर्ड लाइनर हालांकि दिख रहा है, लेकिन यही नहीं बनेगा आप लोगों से। उधर का पूरा कथन कान को बना के वर्ड लाइनर को नहीं बना सकते हो, मेरे को पता है। और बोलते हो कि मैम कथन कान दे देते हैं व्यापम वाले, सरल इजी क्वेश्चन रहता है, बल्कि कथन कान तो और पता है वर्ड लाइनर ही नहीं बनता आपसे। इसका तो सिर्फ एक ही है, कथन कान में आपको किसके अकॉर्डिंग KLMM दे दिया, दो ऐसे ही गलत है तो दो को तो सही होना 6, ऐसे आप लोग बना लेते हो। लेकिन इसका कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, आपको ही इनका माँ बाप बनना पड़ता है, जो भी है। चलिए बताइए, बी आ रहा है ऑनलाइन वालों को, और आप लोग बताइए ए आ रहा है। ठीक, देखिए शास्त्रीय अनुबंधन किस नियम पर आधारित है, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन बोलने से मतलब है, मुझे बार बार मैम घंटी याद आ जाती है, और घंटी को हम स्टिमुलस बोलते हैं कि नहीं, स्टिमुलस। और अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपको पूछूं कि घंटी जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, तो आप लोग क्या जवाब दिए थे?
न्यूट्रल है ना भाई। नेचुरल मतलब क्या कि सबसे पहले भोजन नेचुरली है यार, भोजन देखोगे मुंह से पानी आएगा ही, गुलाब जामुन मैं खा रही हूँ आपके मुंह से पानी आएगा ही आएगा, नेचुरल है। लेकिन घंटी बजाने के बाद अगर आपके मुंह से पानी आ रहा है मतलब वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल क्या है, याद आ रहा है आप लोगों को? स्टिमुलस है, पावलॉन न्यूट्रल है। और न्यूट्रल को आप लोग क्या बोले थे? तटस्थ भी बोले थे क्या? इसी को हमने क्या बोला था? तो तटस्थ को और क्या बोलते हैं? समीपता भी बोलते हैं क्या? याद करिए, निकट विकास का क्षेत्र, समीप विकास का क्षेत्र किनका है? जेपीडी, याद आ रहा है? एक ही नाम है ना भाई। और इसी को हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम उद्दीपक भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम उद्दीपक। अब बताओ कौन सा आंसर आप लोग दे रहे थे? सही था आपका आंसर? थोड़ा सा आपको वहां पे लगाना था दिमाग, ठीक है। अब देखो दूसरा जो है वो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ये किस पर काम करेगा? तो ये जो है वो प्रभाव के नियम पर काम करेगा। बताया ही था मैंने, प्रभाव बोलने का मतलब है कि पहली जो है वो बच्चा ने क्या किया? क्रिया करने के बाद आपने उसको क्या दिया? पुनर्बलन दिया। फिर उसकी काम करने की स्पीड और एकदम दुगनी गति से बढ़ गई। उसके बाद लास्ट में उसको या तो सकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हो, नकारात्मक, या तो उसको सक्सेस मिल जाती है, ठीक है, या तो जो भी काम वो कर रहा है उसमें सक्सेस हो जाता है, तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिल गया, या तो वो फेल हो जाता है तो नकारात्मक मिल गया, ठीक है। तो किस पर काम कर रहा है? प्रभाव के नियम पर काम कर रहा है कि नहीं? याद करिए, थॉर्नडाइक वाला 3 प्रकार के मुख्य नियम दिए थे, जिसमें अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम था, जिसमें प्रभाव के नियम में हमें लास्ट में संतोष और असंतोष की क्या होती थी? प्राप्ति होती थी कि नहीं? तो किस पर काम कर रहे हैं? कौन काम कर रहे हैं बताओ ना। इसको आप लोग ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। देखो मुझे पीछे में प्रभाव दिख रहा है और मुझे इतना, चलो ठीक है, समीपता वाला याद नहीं आया एक डेट में, प्रभाव तो मुझे याद है कि प्रभाव का नियम शास्त्रीय अनुबंधन काम नहीं कर रहा था। कौन काम कर रहा था? क्रिया प्रस्तुत कर रहा था कि हम जैसे ही वो काम करता था, काम करवाने के दौरान उसको हम पुनर्बलन देते थे। 2 प्रकार के पुनर्बलन उसको मिलता था कि एक तो सक्सेस हो जाता था सकारात्मक, एक तो नकारात्मक। सकारात्मक बोलने का मतलब है संतोष मिलना, नकारात्मक बोलने का मतलब है असंतोष मिलना। तो यही तो था ना यार प्रभाव का नियम। तो किस पर आधारित है वो? स्किनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड में क्या दिया? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। तो एक तो ये होगा, एक तो हमारा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तत्परता दिया है तो तत्परता तो हो नहीं सकता इस पर, ठीक है। हो कौन सा सकता है? समीपता। और समीपता बोलने का मतलब है तटस्थ, तटस्थ बोलने का मतलब है कौन सा? न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस बोलने का मतलब है घंटी। और बताया भी था मैंने, न्यूट्रल, समीपस्थ, ऐसा कुछ आया था आपके उसमें जब आपने किया था पावलन वाले क्वेश्चन में। तो याद आ रहा है कुछ कि भूल गए? नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? हाँ, तो फिर कैसे गलत कर दिए? ऑनलाइन वालों का आंसर एकदम सही था भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं होगा सैल जी, सब अच्छा होगा, ठीक है। हे भगवान, दाई दुदा करके मत करते रहो, ठीक। पढ़ो, रिवाइज करो सबको, जो मैंने पहले एक बार और देख लेना सब क्लास को, एक बार एकदम अच्छे से हो जाएगा, फिर पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कहाँ से आया? चलिए देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का नियंत्रण खाली स्थान द्वारा होता है, जबकि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का नियंत्रण खाली स्थान द्वारा। इसको बताया था। चलिए बताइए इसका आंसर। मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं एप्स में भी डलवा दूंगी और टेलीग्राम में भी डलवा दूंगी, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नहीं रहेगा, इसके लिए आप लोगों को क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। सभी क्लास जो है वो सीक्वेंस में है, प्लेलिस्ट में बनवा दूंगी यूट्यूब में, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, और इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। एप्स में तो डल ही रहे हैं हर दिन, ठीक। चलिए तो देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का नियंत्रण खाली स्थान द्वारा होता है। शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्या ला देना? लार ला देना। और लार आना मतलब वो मेरे बस की बात है क्या? नहीं है। मतलब वो कैसा होगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं उसको, ठीक है, स्वतः ही। इसी को हम अनैच्छिक भी बोलते हैं, जो हमारे बिना मर्जी के, हमारे कंट्रोल के बस की ये बात नहीं होती। जबकि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में हम बिल्कुल, वो मेरी मर्जी, मैं काम करूं चाहे मत करूं भाई, ठीक है। मैं अच्छा लगेगा, काम करने का मन होगा तभी करूंगी, काम करने का मन होगा तो मैं नहीं करूंगा। ये कौन बोल रहा है? चूहा। लेकिन जबरदस्ती हम लार किससे टपकवा दे रहे हैं? कुत्ते से, ठीक। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको याद रखना है चूहे का, ठीक। चलिए बताइए, घड़ी में अभी 8:30 7:30 बजे है। अच्छा ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी आज क्लास ले रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, सुबह सुबह आ गए हो आप लोग, ठीक। बताइए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताना है।
पावलोव ने कबूतर पर प्रयोग किया, स्किनर ने कुत्ते पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर तथा स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, कि दोनों ने बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावलोव ने कबूतर पर नहीं किया है भाई, स्किनर ने कुत्ते पर नहीं किया है। कुत्ते पर करने वाले कौन थे, पावलोव। तो देखो जो नए स्टूडेंट है ना, उन लोग को थोड़ा सा भी ना दिक्कत होगा कि पावलोव का कुत्ता है कि स्किनर का कुत्ता है करके। ठीक है, तो बार बार एक दो बार देखोगे ना तो ऐसे ही आप लोगों को आ जाएगा। कबूतर पर स्किनर ने किया था, पावलोव ने नहीं किया है। ठीक है, तो इनका कौन सा हो जाएगा, स्किनर। कबूतर और चूहे पर एक साथ उन्होंने किए थे। पावलोव ने कुत्ते पर तथा स्किनर ने चूहे पर क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अनुबंधन की शक्ति की माप शास्त्रीय अनुबंधन में तथा खाली स्थान तथा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में खाली स्थान के रूप में की जाती है, बताना है आपको। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ मापन है। शास्त्रीय अनुबंधन में किसके माध्यम से हमको ये पता चलता है, मतलब किस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और क्रिया प्रस्तुत में हम किस पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक, बताइए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। हालांकि वन लाइनर दिख रहा है इजी टाइप का, लेकिन उस टाइम नहीं बनता है। बताइए कौन सा होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी देखे थे क्या, पूरा नया है नहीं, पूरा बुक का है ये। ठीक, जो एक बुक आप पढ़ते हो ना, उसमें का पूरा मैं ऐसी बना दी। चलो करो करके, जहां से अब बुक से ना ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो इजीली आप लोग इसको बना सकते हो। अब उसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो वो अपने से छांटा है, खुद से, है ना, और अलग आ ही नहीं सकता। क्योंकि जितना मेरे पास बुक रहता ना, हाथ पार मार मार के मैं पूरा लाती हूँ, जितना हो सके। एक भी एक भी उस टॉपिक से कुछ भी मत छूटे करके। अब उसके बाद अगर वो नया क्वेश्चन दे देते हैं तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती भाई। ठीक, लेकिन इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए, जितना मैं क्वेश्चन बनाई हूँ वो पूरा सफिशियंट है, सब कवर हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए। वर्षा जी का मानना है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। आप लोग ठीक है, तो देखो अनुबंधन की शक्ति की माप शास्त्रीय अनुबंधन में किसके माध्यम से करते हैं, तो प्रतिक्रिया की दर है क्या, परिणाम है क्या, पुनर्बलन है क्या, कि उद्दीपक है। अब बताइए किस में होगा। तो देखो अनुबंधन में हम हमेशा किसको महत्व दिए थे, उद्दीपक को महत्व दिए थे ना भाई। ठीक है, तथा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में हमने किसको महत्व दिया था, अनुक्रिया को। ठीक है, अनुक्रिया मतलब सबसे पहले उन्होंने वो कैसे थे, सक्रिय थे, क्रिया कर रहे थे, फिर हमने पुनर्बलन दिया। और इसके पहले हमने इसमें की इसको घंटी को क्या माने थे, सारी चीजें मान करके उसको क्या कहते थे, प्रयोग हमने किया था। तो बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा अंतर सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। शास्त्रीय अनुबंधन खाली स्थान, देखो इसको पावलोनियन अधिगम भी कहते हैं, ऐसा पूछा गया है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को स्किनेरियन अधिगम भी बोला जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सक्रिय अधिगम है कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सक्रिय अधिगम, भागीदारी। और इसमें नहीं है, पूछा गया है कौन सा जो योग क्या है, युग है। ठीक है, युग्म है, वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। सी, अभी ना प्री डीएड और बीएड का, ठीक है, प्री डीएलएड और बीएड का टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है। ठीक है, आप लोग भी दिलाना, फ्री है, एकदम अच्छा है, पता है। उसमें से ना हिंदी और इंग्लिश को मैंने बनाया है। ठीक है, एक बार बिल्कुल आप लोग दिला करके देखिएगा अपनी तैयारी को। जैसे अभी पूरा आ रहा है ना क्वेश्चन, वैसे पूरा आपको मिलेगा उसमें क्वेश्चन। सीडीपी जैसे राकेश सर के द्वारा बनाया गया है, रीजनिंग जो है वो, तो बिल्कुल आप लोग दिलाइएगा। ठीक है, वो पूरा फ्री रहेगा, इसी कारण मैं बोल रही हूँ, एप्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ये जो टेस्ट है शायद 25 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 को आपका एग्जाम है ना, 4 अगस्त को प्री बीएड डीएड किसी का तो एग्जाम है। ठीक है, एक 4 अगस्त को है, अरे यार अगस्त बोलती हूँ, कब, जून में है। ठीक है, और एक जो है वो 11 जून को है क्या, 4 को क्या है, डीएड का है कि डीएड का, डीएलएड का पहले है ना। ठीक है, तो ये डीएलएड का है, तो उसको ना आप लोग भी दिलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हिंदी 10 नंबर का हो ही जाएगा कवर, 10 नंबर का आएगा दोनों, हिंदी और जो इंग्लिश है वो। ठीक, तो ये तो है, सीडीपी भी है पूरा,
प्रॉपर 30 नंबर का बिल्कुल दिलाना, आपसे कितने बन रहे हैं उसमें से चेक भी करना। उसके बाद जीएस भी है उसमें 30 नंबर का, बिल्कुल देखना आपका जीएस कितना स्ट्रांग है। सबके लिए बोल रही हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है ये, आप लोग भी दिलाइएगा ऑनलाइन वाले, ठीक है। पूरा ये जो टेस्ट है ना पूरा फ्री रहेगा, अभी बन रहा है, 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद 25 के बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल दिला के देखना कि इसमें, क्योंकि देखो कॉमन सब्जेक्ट है ना, इसी कारण मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती का तो नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसी को एक बार पहले आप लोग दिला के देखिएगा कि कितना आपका रैंक आ रहा है, कितनी आपकी तैयारी है दूसरों की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि इसमें सीडीपी भी तो हम पढ़ ही रहे हैं, जीएस भी हमको दिलाना अच्छा है, ठीक है। और क्या है इसमें, तो इसमें आपके रीजनिंग भी है, हालांकि रीजनिंग पता नहीं अभी बोल रहे हैं कि इस साल ऐड हो सकता है करके, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी। तो ये 30 नंबर के आपके आते हैं, फिर भी नहीं भी पढ़े रहोगे ना दिला लेना, क्योंकि रीजनिंग तो ना 30 में से 15 तो ऐसे ही बन जाता है, हम नहीं भी पढ़े रहे तो दिमाग रहना चाहिए, ठीक है, बन जाएगा फिर इजिली। तो इसको भी बनाना, ठीक। तो ये सभी सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट है उसमें, तो बिल्कुल आप लोग एक बार दिला के देखिएगा, क्योंकि फ्री रहेगा, 5 टेस्ट मिलेगा। अपलोड अभी नहीं हुआ है, अभी तैयार हो रहा है वो, 2-3 दिन में 25 के बाद वो अपलोड हो जाएगा। 5 टेस्ट सीरीज रहेगा, शायद 25 के बाद ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दिलाइएगा, क्योंकि ना जरूरी है यार, इसमें ये सब नहीं रहता ना तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि फ्री है, इसी कारण मैं बोल रही हूँ दिला लेना कम से कम। इसमें तो ये सब का तो तैयारी आप लोग देखोगे कि कितना हुआ है ये चारों का, ठीक है। रीजनिंग भी कहीं ना कहीं ऐड होने वाला है बोल रहा है, तो बिल्कुल इसको दिला लीजिएगा बिना पढ़े भी। अगर नहीं भी पढ़े हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग पढ़ना कैसे टाइप का रहेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल लालिमा जी बोलूंगी मैं, ठीक है, ठीक। तो सभी दिलाएंगे, ऑनलाइन वाले भी। चलिए, तो निम्न में से कौन सा अंतर सही नहीं है। तो देखो, शास्त्रीय अनुबंधन को पावलोवियन अधिगम भी बोला जाता है, एकदम सही है। क्रिया प्रसूत को, क्योंकि देखो इसको पावलोव ने दिया था तो पावलोनियन बोलेंगे, इसको स्किनर ने दिया था स्किनियन बोलेंगे, ये भी सही है। शास्त्रीय अनुबंधन सक्रिय अधिगम है क्या, बताओ। नहीं था ना भाई, उसमें तो कुत्ता निष्क्रिय था, काम तो हमने जबरदस्ती उसको करवाया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और हमको गलत ही चुनना था। और देखो इसमें क्या बोला गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सक्रिय भागीदारी है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है, अरे सही जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए, कथन है शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है और इसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया का संबंध समीपता के नियम पर आधारित होता है। चलिए बनाइए, फिर देखना है कि दोनों सही हैं तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं। चलो बनाओ, व्याख्या वाला आ गया, कर रहे हैं व्याख्या ऑनलाइन वाली। चलिए बताएंगे जल्दी से, उधर आप बताओ पहले व्याख्या कर रहा है कि नहीं, बताओ, मुझे जानना है, प्रॉपर बताओ। व्याख्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको भी आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताना है कि मैम इसीलिए ये व्याख्या कर रहा है। चलो बताओ तो क्यों कर रहा है, बताओ क्यों कर रहा है व्याख्या, मतलब व्याख्या है ऐसा क्या इसमें, देखिए कि हाँ व्याख्या कर रहा है ऐसे बोले आपने। शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है, ठीक है। तो ये सही है कि गलत है, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये सही है कि शास्त्रीय अनुबंधन में जो अधिगम करता है वो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय तो उसको हम बना देंगे। इसमें उद्दीपन एवं अनुक्रिया का संबंध समीपता के नियम पर क्या है, आधारित है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वही है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो कौन सा था, घंटी था, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस कौन था, घंटी था, ठीक। अब देखो यहाँ पे दोनों ही सही है। अब बताओ ये यहाँ पे व्याख्या कर रहा है कि नहीं। देखो सी भी आ रहा है भाई बहुत लोगों का, टिकेश्वर जी का ए सही है। आर कहाँ से गलत होगा जी, आर कहाँ से गलत होगा भाई, देखो इसमें उद्दीपक एवं अनुक्रिया। देखो शास्त्रीय अनुबंधन का क्या होता है कि वो क्या करता है, घंटी को, ठीक है, घंटी को क्या मार रहा है, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। उसके बाद घंटी से उसके मुंह से क्या आ रहा है, लार आ रहा है, वही जो लार है वो किसका काम कर रहा है, अनुक्रिया का काम कर रहा है। अच्छा आप लोग को ये लग रहा होगा ना कि मैम उद्दीपक अनुक्रिया तो उससे संबंधित थॉर्नाडाइक से करके, है ना, इसी कारण। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, समीपता भी दिया है ना भाई, समीपता भी दिया है, ऐसे करके आपको देखो, अगर यहाँ पे समीपता नहीं दिया रहता, इसमें सिर्फ उद्दीपक एवं अनुक्रिया पर आधारित है बोलता, तब यहाँ पे आपको क्या करना था, गलत लेना था। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बोले यार टिकेश्वर जी आपने भी, ठीक है।
सही नहीं बोले, गलत था, लेकिन अच्छा दिए ना। 2 क्वेश्चन यहाँ से देखो बन पा रहे हैं। इसमें उद्दीपक एवं अनुक्रिया पर आधारित है, ये जो थ्योरी है, ऐसा बोला जाता तो क्या होता, गलत होता, क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया पर कौन आधारित है, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी आधारित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि उद्दीपक एवं जो अनुक्रिया का संबंध है वो समीपता के नियम पर आधारित है। ये तो सही है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया कौन कर रहा था, थॉर्नडाइक की थ्योरी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, न्यूट्रल स्टिमुलस के माध्यम से हम उनसे क्रिया करवा रहे थे। तो यहाँ पे भी तो यहाँ जो क्या है, घंटी है, वो उद्दीपक का काम कर रहा था ना, और घंटी को देखते ही लार आना किसका, अनुक्रिया है कि नहीं है, अनुक्रिया है ना भाई, ठीक है। लेकिन वहां पे घंटी किसका काम कर रहा था, समीपता का। किसका काम कर रहा था, समीपता का, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रल क्या बोलते हैं, स्टिमुलस हम उसको बोलते हैं, जो स्पष्ट यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया हुआ है समीपता करके, ठीक। तो इसको आप लोगों को देखना है, ठीक। हाँ बिल्कुल वीरेन जी सही है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो शास्त्रीय अनुबंधन में अधिगमकर्ता निष्क्रिय रहता है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध समीपता के नियम पर आधारित है, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो निष्क्रिय है, ठीक है। कुत्ता कैसा है, निष्क्रिय है, लेकिन हमने उसको बार बार क्रिया करके, बार बार उसको उद्दीपक दिखा करके हमने उसको क्या कर दिया, एक ऐसे बंधन में बांध दिया कि अब ऑटोमेटिक देखते ही उसके मुंह से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, लार आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, समीपता। और वहां पे समीपता जो है वो किसका काम कर, मतलब कौन काम कर रहा है, समीपता का काम घंटी कर रहा है, ठीक। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रहा है, मुझे मिल रहा है एक्सप्लेनेशन कि निष्क्रिय है, और निष्क्रिय को मैंने समीपता के माध्यम से, न्यूट्रल स्टिमुलस के माध्यम से उसको मैंने क्या करवा दिया, अनुक्रिया करवा दिया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप लोगों को देखना है। हाँ अगर यहाँ पे समीपता नहीं दिया होता, उस कंडीशन में आप लोग क्या लेते, इसको गलत लेते, आर को क्या लेते, गलत लेते, क्योंकि अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया कौन सा थ्योरी हो जाएगा आपका, थॉर्नडाइक का। लेकिन समीपता दिया है, और समीपता मीन्स वही है कि देखो लगभग सभी जो व्यवहारवादी है ना यार, तो सब में उद्दीपक अनुक्रिया कहीं ना कहीं होगा, कोई कोई जो है वो अनुबंधन के माध्यम से बनाएंगे। देखो इसमें भी उद्दीपक अनुक्रिया काम कर रहा है, पॉलन वाले में, ठीक है। तो यही सब आपको देखना है, बस आपको की पॉइंट पकड़ना है, उसके बाद उसमें और क्या चीज दिया हुआ है जिसको हम उससे अलग कर सकते हैं। अलग किससे कर सकते हैं, समीपता से, क्योंकि समीपता जो है वो पॉलन के सिद्धांत में है, ना कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, ठीक है। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, कारण है कि यह प्रभाव के नियम पर आधारित है। बताइए, आज फिर इसका लास्ट कार्यक्रम है, ठीक है। कल से हम क्या पढ़ेंगे, कोहलर कोफा गेस्टाल्टवादियों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ कोई बात नहीं टिकेश्वर जी, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, आपके कंफ्यूजन में एक और क्वेश्चन वहां पे बन गया, ठीक है। तो ऐसे भी कभी कभी कर लेना चाहिए, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है एग्जाम हॉल में नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, ठीक। तो सही है क्या, सही है क्या, ठीक। पहले वो क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद उसको क्या दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है। कारण है कि यह प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक। तो ये सही है कि नहीं है ना भाई। अभी जस्ट इसके पहले देखे थे ना कि बिल्कुल ये प्रभाव के नियम पर भाई क्या है, आधारित है, क्योंकि इसमें पुनर्बलन तो हमने दिया, और पुनर्बलन देने का मतलब है कि एक तो हम उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे, हम तो एक तो उनको क्या देंगे, निगेटिव। तो यही जो पॉजिटिव है, निगेटिव, यही तो प्रभाव का नियम दर्शाएगा ना। पॉजिटिव पुनर्बलन उसको मिला तो क्रिया को बार बार करेगा, निगेटिव मिला तो यहीं पे रुक जाएगा। सेम वहीं पे इनका होता था, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता था संतोष की मुझे प्राप्ति होगी तो उस क्रिया को मैं और करूंगा, लेकिन संतोष की प्राप्ति नहीं होगी तो उस क्रिया को मैं नहीं करूंगा, रुक जाऊंगा, ऐसे बोला जाता था ना भाई। तो ये तो प्रभाव का नियम है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब बताओ दोनों एक्सप्लेन कर रहा है क्या एक दूसरे का, बताओ। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, क्योंकि यह प्रभाव के नियम पर आधारित है, कर रहा है क्योंकि यह प्रभाव के नियम पर आधारित है, पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, ठीक है। पुनर्बलन दे रहे हो, प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक नकारात्मक, तभी तो उसको हम प्रभाव का नियम बोल रहे हैं। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, और व्याख्या भी है एक दूसरे की, ये क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए, पहले पुनर्बलन फिर प्रतिक्रिया किससे संबंधित है, बताइए।
नहीं लालिमा जी, आर नहीं गलत होगा भाई, प्रभाव के नियम पर आधारित है बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो उससे क्या है, रिलेट किए हैं उसको, ठीक है। प्रभाव का नियम हालांकि थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन देखो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो ना आप लोग, स्टेटमेंट में यही बोला गया है ना कि पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद दिया जाता है, क्योंकि वो पुनर्बलन के बाद जो उनको देखने को मिलता है प्रभाव, ठीक है, एक तो सकारात्मक एक तो नकारात्मक, तो बिल्कुल यहाँ पे प्रभाव के नियम भी सही हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया ही था, ये जो है वो कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक के नियम पर थोड़ा बहुत क्या करता है, उनको फॉलो करता है करके, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रभाव के नियम स्किनर भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक। चलिए, पहले पुनर्बलन फिर प्रतिक्रिया, बताइए कौन सा होगा, बताओ बताओ, भूल गए फिर भाई, बोला क्या है, पहले पुनर्बलन फिर प्रतिक्रिया, ठीक। अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन को उल्टा कर देती, पहले प्रतिक्रिया उसके बाद पुनर्बलन, तो कौन सा आ जाता, क्रिया प्रसूत। और पहले पुनर्बलन दे रहे हो फिर वो प्रतिक्रिया कर रहा है, मतलब वो कौन सा है, शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब वो घंटी जो है वो किसका काम कर रहा था, पुनर्बलन का काम कर रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल वो किससे संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन से, ठीक। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल पकड़ के रखना है भाई, आप लोगों को जाने नहीं देना है। देखो इसमें फिर आ गया, उलट गया ना क्वेश्चन, पहले प्रतिक्रिया फिर पुनर्बलन किस अनुबंधन की विशेषता है, बताइए, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय में तो पहले क्या होता था, पुनर्बलन देते थे उसके बाद वो क्रिया करता था, लेकिन क्रिया प्रसूत में वो पहले ही क्रिया करता था, हम सिर्फ उसको ढकेलने का काम करते थे। क्या करने का काम करते थे, ढकेलने का काम करते थे। और ढकेलना मीन्स क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक। चलिए एकदम सही है, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक। तो इतना ही क्वेश्चन था, और हमारा जो स्किनर है वो भी क्या होते हैं, खत्म होता है। फिर कल जो है हम नए तरीके से क्या करेंगे, कोहलर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सर नहीं आए हैं क्या, चलिए इसके बाद पता नहीं आज सर का क्लास है कि नहीं, चलिए फिर ठीक, आया समझ में। और किसी को डाउट्स है बताओ, कुछ डाउट्स होगा तो आप लोगों को स्किनर से या पाउलॉन से या थॉर्नडाइक से उससे पहले होगा तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और अपने से और कहीं कभी जैसे नया क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो उसको आप लोग बनाने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं कि मैम सिर्फ करवाई है उतना ही एकदम, ठीक। तो जैसे इधर उधर से मिल जाता है, सी टेट का कभी मिल गया, अदर स्टेट का आपको मिल गया, तो सबको आप लोग बना के देखा करिए। नहीं बनता है बिल्कुल आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास बहुत अच्छा था मैम, बिल्कुल टिकेश्वर जी। चलिए थैंक यू सभी को, ठीक है। हाँ तो मैंने कहा था ना कि आप लोगों को टेस्ट दिलाना है, सबको दिलाना है प्रॉपर तरीके से, ठीक। चलिए फिर बंद करें क्लास को, उसके बाद जस्ट साहू सर की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग जुड़िएगा, ठीक। हाँ मैं आज ना पीडीएफ भिजवा दूंगी, ठीक। होगा होगा बीसोजी सीडीपी का होगा अभी। मस्त क्वेश्चन था, चलिए ठीक। नया क्वेश्चन है ना पूरा, ये पूरा बुक का ही है, जो हम थ्योरी बुक पढ़ते हैं ना उसी में से है, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू सभी को। हाँ सुनो, जो टेस्ट सीरीज है ना वो आप लोगों को साध्य पीएससी का जो एप्स है, ठीक है, तो डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा आप लोग के पास तो ऐसे भी डाउनलोड ही है, तो उसमें ना मिल जाएगा, ठीक है। पूरा फ्री रहेगा वो, तो सबके लिए रहेगा, सबको दिखाई देगा, ठीक है। हाँ 1 रुपया है, 1 रुपया देना है, अच्छा आ गया है क्या, ठीक ठीक, चलो ठीक है फिर 1 रुपया देना है बोल रहे तो 1 रुपया दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा नहीं है एकदम। वो 1 रुपया जो दे रहे हो वो क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, जो हमने मेहनत किया क्वेश्चन पर उसके लिए है। चलिए यू आर द बेस्ट मैम फॉर सीडीपी क्लास। चलिए थैंक यू मोनिका जी, ठीक। तो सब लोग दिलाइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।